हेलो बच्चों, आज त्रिकोणमिति के अध्याय में आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसको निकालने की कोशिश करते हैं और इसको याद भी रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, इसमें निकालने के लिए जिस तरह के हमको पहले से या चाहे बहुत लोगों को पता होता है, चाहे याद करते हैं, जिस तरह की साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश, इन्हीं यानी 0 अक्सर हम लोग याद करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, यानी इन्हीं एंगलों के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इन्हीं को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। और इनके लिए सभी अनुपातों को, यानी जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए, सभी के लिए निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे इनके बारे में जो पता होता है सबको वो चीज़ बता देते हैं। जिस तरह कि इसको निकालने का एक तरीका बता दें, जैसे अगर मान लीजिए साइन के लिए निकालते हैं यहाँ पे, तो साइन के लिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पे क्या कीजिए कि सभी जितने भी हैं 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 जिस तरह 4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और 4/4, इनको लिखकर फिर इनका क्या कर लीजिए, रूट ले लीजिए। अब इसको रूट लेंगे तो इसका हल जो आएगा वो आएगा 0, यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है। अगर यही 30 के लिए बात करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 30 अंश का मान, चाहे साइन 30 का मान 1/2 होता है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाता है 1/√2। तो यहाँ पे साइन 45 अंश का मान कह सकते हैं कि 1/√2 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का रूट नहीं निकलेगा, यानी √3 इसको रहने देते हैं और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 4/4 यानी 1 हो जाता है, 1 का रूट 1। यानी यहाँ पे साइन के लिए सिंपल सा एक हम मान निकाल लेते हैं कि 0 अंश का मान कितना है, 30 अंश का मान कितना है, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। इसी तरह अगर इसी को हम ज्ञात करते हैं कॉस के लिए, तो कॉस के लिए इसका सिंपल सा फार्मूला होता है ये कि जो साइन के लिए यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक चला है, उसी को यानी जो 90, यानी कॉस के लिए जो 90 की जो वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ से इसको सीधा बैक चले जाइए तो इसका मान आ जाएगा। जिस तरह के यहाँ से हमने 90 डिग्री का 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 60 का दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए √3/2। और यहाँ पे देखिए दोनों बीच में आ रहा है 10 का 10, ये मान रह जाएगा 1/√2। और यहाँ पे 30 के लिए ये बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। अब एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि दोनों में अंतर होता है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं, जिस तरह का साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं तो क्या था, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर इसको कह दें परपेंडिकुलर, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह की कॉस के लिए हम जानते हैं कॉस थीटा के लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है ये आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, यानी इसको कह सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। अगर साइन थीटा बाय कोस थीटा अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करके हम मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण है तो इसको कर्ण बटे आधार करके इसमें गुणा कर देंगे तो इसका डिवाइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कौन से कर्ण यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हमें मिल जाएगा लंब बटा में आधार,
और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लंब बटा आधार किसका होता है, tan का, यानी यहाँ पे tan थीटा, यानी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan को निकालना हो तो अगर हमें sin की वैल्यू पता हो, उसी एंगल के लिए sin की वैल्यू पता है और cos की वैल्यू पता है, तो हम tan की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से tan की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इसमें हम कह दें tan की वैल्यू निकालने के लिए, tan की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या कर दें, साइन की जो वैल्यू यानी 0 अंश का निकालना हो, साइन tan 0 अंश का मान निकालना हो हमें, तो साइन 0 अंश का मान हमें पता हो और cos 0 अंश का मान पता हो, तो हम tan 0 अंश का मान निकाल सकते हैं। यानी tan का 0 अंश का मान निकालना हो तो क्या कर देंगे, साइन बाई कॉस, यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 30 के लिए बात करेंगे तो 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, यानी 1/√3 हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 45 के लिए देखें तो 1/√2 दोनों सेम है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। और यहाँ पे √3/2 और 1/2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा √3 और नीचे बच जाएगा 1, तो 1 को हम लिखें या चौना लिखें। अब यहाँ पे बात करते हैं 1/0, तो 1/0 यहाँ पे निकालेंगे तो 1 में 0 से भाग करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये अनडिफाइंड आती है। अनडिफाइंड यानी कह सकते हैं कि अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 में 0 से हम भाग नहीं कर सकते, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम पता ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, अब इसके लिए इतना हो गया। अब बात करते हैं tan का जो व्युत्क्रम होता है cot, तो cot के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह tan का निकालें लंब बटा में कौन, यानी sin बटा में cos, sin बटा में cos निकालें तो cot के लिए हो जाएगा, यानी cot के लिए यहाँ बात करेंगे cot थीटा के लिए तो हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ये चीज़ इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 0 में 1 से भाग करें, यहाँ पे 1 में 0 से भाग करते हैं क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाता है। इन्फाइनाइट का मतलब यहाँ पे अपरिभाषित हो जाता है। और जब इसकी बात करेंगे तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, और इसका जो हो जाएगा √3 का तो ये 1/√3 होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 में 0 से भागी होता है, अब यहाँ पे 0 में 1 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब फिर cos का व्युत्क्रम क्या था, sec, यानी sec की बात करें तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और इसका हो जाएगा 2, और 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का व्युत्क्रम यानी 0 में बट में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो 1 का इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित। और यहाँ पे कोसेक के लिए बात करें तो कोसेक के लिए तो 0 का व्युत्क्रम यहाँ पे हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और 30 यानी 30 डिग्री के लिए बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 का व्युत्क्रम 1। यानी ये चीज़ है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है, और इसको याद रखिएगा, कई जगह यूज होगा। लेकिन ये तो था एक याद कराने का तरीका कि हम कह देते हैं कि 0/4, 1/2 ऐसे 1/4 ऐसे 2/4 ऐसे करते, फिर इसका रूट निकालिए, फिर इस तरह साइन का मान निकल जाएगा, फिर कास का इसका उल्टा करके निकाल लीजिए। tan के लिए साइन में cos से भाग कर दीजिए, cot के लिए cos में साइन से भाग कर लीजिए, sec में cos का व्युत्क्रम कर दीजिए, cosec के लिए साइन का व्युत्क्रम कर दीजिए। लेकिन इसका मान अगर एक्चुअल में हम निकालना चाहें जो ट्रायंगल है तो उसके बेस पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये तो मान याद रखिएगा, फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ कोणों का सभी का मान अलग अलग निकालते हैं। कैसे, त्रिभुज के आधार पर। तो सबसे सिंपल इसमें निकालना सबसे आसान है किसका, 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालने के लिए सबसे आसान है 45 का। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल हमको क्या लेना होता है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिसमें हमने ले लिया। यहाँ पे मान लेते हैं ए, बी और सी। अब एक चीज ध्यान रखना है, अब 45 डिग्री बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, ये दोनों का योगफल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों को 45 डिग्री बनाने के लिए ये 45 डिग्री होना चाहिए और ये भी 45 डिग्री होना चाहिए।
ठीक है। और इसमें सिंपल सा तरीका है कि जब ये दो कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो इन भुजाओं में से किसी एक भुजा का कुछ मान लेते हैं। जिस तरह मान लेते हैं कि इस भुजा की जो लंबाई है ए है, तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो अब यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, किसी के ए मान लीजिए, चाहे 2 मानिए, चाहे 1 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये जितनी भुजा होगी उतनी भुजा ये भी होगी, ठीक है। ये सभी के लिए सेम आंसर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 45 के लिए भी निकालेंगे तो 45 के सभी मान जो यहाँ पे है सभी यही आएंगे, चाहे यहाँ पे ए मानिए, चाहे बी मानिए, चाहे सी मानिए, चाहे 1 मानिए, चाहे 2 मानिए, चाहे 4 मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, और वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण 45-45 के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमको पता है क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे AC स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू है A, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2A स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर, और जब यहाँ पे रूट में से A स्क्वायर को निकाला जा सकता है, यानी √2A हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू पता चल जाएगी √2A। अब इसके लिए देखिए 45 के लिए चाहे इसके लिए निकालिए, चाहे इसके लिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री की, तो 45 के लिए क्या था, लंब बटा में कर्ण। तो अब साइन 45, चाहे यहाँ पे सी की बात करते हैं, इसके लिए बात करें चाहे इसके लिए बात करेंगे, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा AB, यानी A बाई, और कर्ण क्या हो जाएगा √2A। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान इस त्रिभुज से भी निकाल रहे हैं, तो 1/√2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1/√2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं cos 45 की, तो cos 45 की वैल्यू बात करेंगे, तो यहाँ पे cos 45 के लिए क्या, आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार यहाँ हो जाएगा A और कर्ण हो जाएगा √2A। तब इसको भी सॉल्व करके क्या हो जाएगा 1/√2, यानी देखिए यहाँ पे भी cos के लिए 45 के मान 1/√2 है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं tan, तो tan 45 की बात करेंगे, तो tan 45 की बात करेंगे तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार यानी A/A, यानी A/A हमको मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए tan की वैल्यू 1 है। अब इसी का व्युत्क्रम अगर बात करते हैं, यानी कोसेक, तो कोसेक अगर 45 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, यानी कर्ण बटा में लंब, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √2A/A, यानी यहाँ पे हो जाएगा √2, वहाँ पे होगा नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक की बात करते हैं, तो सेक 45 अंश की वैल्यू निकालेंगे, तो वही हमको देखने में मिलेगा, यानी कर्ण बटा में आधार, यानी √2A/A, यानी √2 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट 45 अंश की वैल्यू तो निकालते हैं, तो यहाँ पे भी वही आएगा A/A, यानी आधार बटा में लंब, यानी हो जाएगा 1। यानी ये 45 के लिए हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 45 अंश का मान इतना ही हो सकता है। ये तो याद करने के लिए है और याद रख सकते हैं, और ये कहाँ से आया कैसे है, यहाँ से इसको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब इतना पता चल गया, तो अब बात आती है किसकी, चलिए इसमें 45 का तो काम हो गया। हम क्या करते हैं कि अब इन पांचों में से एक निकल गया, तो अब दो जो कोण है 30 और 60, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि 60 डिग्री एक ऐसा ट्रायंगल, ध्यान रखिए, जिसमें 60 डिग्री को हम लोग आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, और उसमें भुजा हम लोग को डिफाइंड हो एक तरह से। इस तरह कह सकते हैं कि एक हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, कोई एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, चाहे कितने हो भी लंबाई की हो,
ठीक है, चाहे 2 सेंटीमीटर का खींचिए चाहे 3 सेंटीमीटर का खींचिए, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, 3-3 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर, सभी के लिए चाहे कितना भी खींचिए, उस सभी के लिए कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में ये फिक्स होता है कि ये 60 डिग्री होगा। जिस तरह कि हम यहाँ पे कह दिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है जो समद्विबाहु हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और समकोण त्रिभुज हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो उसमें फिक्स हो जाएगा कि ये दोनों कोण 45-45 हो गए, और वहाँ से आसानी से निकाल लिया हम 45 डिग्री के लिए मान। अब यहाँ पे हमको 60 डिग्री के लिए ध्यान रखना था, तो 60 डिग्री के लिए हमारे सिंपल सा यही त्रिभुज मिलता है, समबाहु त्रिभुज। अब दिमाग में आएगा कि हम लोग तो जो भी निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज में निकाल रहे हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से क्या फायदा होने वाला है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक अगली वाली भुजा पे, यानी ऊपर वाली भुजा यहाँ से चीज पे डालिए, चाहे ऊपर से नीचे वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, यानी लंबवत एक रेखा खींचा जाता है, जो क्या करती है कि इस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में कोणार्धक यानी एंगल बाइसेक्टर जो होती है, वो सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, दोनों ये बराबर बनेंगे। समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी भी है, आगे चलते हुए कभी भी मौका मिलेगा तो इस सभी त्रिभुजों के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर जो होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा को लंबसम द्विभाजक करता है, यानी जो साइड है साइड का बाइसेक्टर करता है, और वो भी परपेंडिकुलरली यहाँ पे करता है, यानी लंबवत इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि चलिए ये चीज़ हो गया, तो ये बाइसेक्टर था तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 2 कोणों का मान पता कर सकते हैं, यानी 30 अंश का और 60 अंश का आसानी से। तो अब इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि इन भुजा को कुछ मानने की कोशिश करते हैं, तो आसानी होने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। जिस तरह कि ये बाइसेक्टर हो, तो इस भुजा को हमने मान लिया कि ए है और ये भी ए है, इसको ए और ए मानने से ये फायदा हो जाएगा कि आसानी रहेगा थोड़ा सा, हम पूरे को भी, इस पूरे को भी ए मान सकते हैं, तो ये आधा आधा यानी a/2 लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आसान रहे कैलकुलेशन करने में, इसलिए हमने इसको ए और इसको ए मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a और ये हो जाएगा 2a, यानी ये पूरी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 2a के बराबर हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये परपेंडिकुलरली यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर मान लेते हैं कि ये ए बी सी है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो त्रिभुज ए बी सी, ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज, और यहाँ पे डी मान लीजिए ए डी बी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे डिफाइंड भी है, जो ए बी कितना लिया गया है यहाँ पे 2a, और यहाँ पे जो बी डी की बात करें तो कितना है, ए है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा है 2a है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको बोला यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे बेस मान लो, चाहे इस तरह हम जान सकते हैं त्रिभुज के, यानी पाइथागोरस प्रमेय से इसको समझते हैं कि इस त्रिभुज के लिए क्या कह सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डी के स्क्वायर के प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ए डी की वैल्यू पता नहीं है, इसी को हम ज्ञात करते हैं, तो ए डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अगर यहाँ से ज्ञात करें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए दिया गया और ए बी भी हमको 2a पता है, लेकिन ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी डी का यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जब इसको घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 3a स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी निकालना चाहेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट में 3a। तो ऐसे ए डी की वैल्यू हमें पता चल गया कि ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 3a आ जाएगा डायरेक्टली।
अब यहाँ से 60 अंश के लिए और 30 अंश के लिए दोनों के लिए मान हम पूरा पूरा निकाल सकते हैं। तब इस त्रिभुज से यहाँ पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कोण 30 तथा 60 के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर बात करते हैं हम लोग, तो कोण क्या होगा? यहाँ पे कोण हो जाएगा ए बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं कोण तो ए बी रहेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे कोण एंगल 30 के लिए, चाहे यहाँ पे 60 पर लेते हैं, कोण 60 के लिए लंब जो हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी और आधार हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी मान निकालते हैं 60 के लिए। तो साइन 60 के लिए अगर बात करते हैं तो लंब बटा में कोण, यानी इसके लिए लंब बटा में कोण हो जाएगा ए डी बटा में ए बी। अब ए डी की वैल्यू है √3 ए और बटा में ए बी की वैल्यू है 2a, और जब इसको a से a कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा √3/2। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या निकल कर आए थे? साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे cos 60 की बात करते हैं, तो cos 60 के लिए बात करेंगे आधार बटा में कोण, तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी और बटा में कोण यानी ए बी, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी डी की वैल्यू है a यानी a/, और कोण की वैल्यू है 2a। अब a से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। और यहीं पे tan की बात करेंगे तो tan 60 की बात करते हैं, तो tan 60 के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा में, यानी लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है? लंब यहाँ पे ले सकते हैं यानी AD/BD, तो AD की वैल्यू √3a/a, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसी तरह सभी की अगर बात करते हैं यहाँ पे cot की वैल्यू निकालेंगे cot 60 के लिए, तो इसका भी व्युत्क्रम कर सकते हैं, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और यहीं पे अगर sec की बात करेंगे तो sec 60 के लिए बात करेंगे तो इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा 2, और cosec 60 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका व्युत्क्रम यानी 2/3। जो यहाँ पे देखिए 60 के लिए सभी ये मान अप्लीकेबल है, यहाँ पे लिखा गया। अब इसी तरह हम बात करते हैं किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोण है वो तो रहेगा ही रहेगा ए बी ही, जो लंब हो जाएगा इसके लिए लंब हो जाएगा बी डी, और आधार हो जाएगा इसके लिए 30 के लिए जो लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, और आधार हो जाएगा ए डी। अब यहाँ पे साइन 30 अंश का मान निकालिए, तो साइन 30 अंश की बात करेंगे तो साइन 30 अंश यहाँ पे 30 अंश के लिए लंब हो जाएगा बी डी, यानी बी डी बटा में हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू है a और ए बी की वैल्यू है 2a, यानी यहाँ भाग करेंगे तो 1/2। और यहाँ पे cos 30 की बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आधार बटा में कोण, तो आधार की वैल्यू है AD/AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AD की वैल्यू √3a/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। और यहाँ पे tan की बात करेंगे तो tan 30 की वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हो जाएगी यानी लंब बटा में आधार, यानी इसके लिए 30 के लिए लंब हो जाएगा BD, यानी BD/AD, तो BD की वैल्यू है 1a, और इसको कह सकते हैं √3a, तो इसको भाग करने पर 1/√3। अब इसी का व्युत्क्रम निकालना हो तो cot 30 की बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √3 हो जाएगा। और यहीं पे sec की बात करेंगे sec 30 की, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। और cosec 30 की बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज के आधार पर, यानी समबाहु त्रिभुज के आधार पर हमने दो कोणों के मान ज्ञात किए, दो कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 60 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, और 30 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को
देखना है। इतना पता चल गया। इसके बाद हमारे पास बचते हैं दो एंगल, 0 और 90 डिग्री। ठीक है, अब 0 और 90 डिग्री के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसको कैसे देखना हो और समझ सकते हैं। देख रहे हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो 0 डिग्री के लिए यानी 0 एंगल होना चाहिए। जिस तरह अगर मान लें कि यहाँ पे ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे जो भी एंगल हो, ठीक है, हमने ले लिया ABC। अब 0 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 डिग्री यहाँ बनेगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आना चाहिए। ठीक है, ये जो भुजा है, यानी भुजा, ये वाली जो भुजा है जो यहाँ से इतना ऊपर गई है, अगर यही चीज़ इस पर धीरे धीरे नीचे आ जाती है तो क्या हो जाएगा, ये 0 अंश का कोण बन जाएगा इसके बीच में। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हमने क्या कर दिया कि जो भुजा है इसको हमने ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेकर आया इतना। ठीक है, तो देखिए कोण छोटा होता जा रहा है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसको हमने क्या कर दिया कि जो यहाँ पे है इसी के ऊपर हमने कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना है। यानी एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसी पे लाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो कोण हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे इस कोण के लिए ये लंब की तरह काम कर रहा था और ये कोण की तरफ काम कर रहा था और ये आधार। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब एक रेखा पे आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लंबाई होगी जिसको हम कह सकते हैं क्या, लंब। और ये जो रेखा होगी, ये रेखा जो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये A और यहाँ B और यहाँ पे C, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि A और B दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएंगे। यानी A और B दोनों एक ही बिंदु पर हो जाते हैं। तब उस समय जो कण हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में जो कण हो जाएगा, वह आधार के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कण और आधार के बराबर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे AC जो है वह BC के बराबर हो जाएगी। AC और BC के बराबर हो जाएगी। और लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब लगभग यानी कैसे, जब 0 एंगल बनेगा तो लंब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी लंब यानी यहाँ पे ऊंचाई कुछ रह ही नहीं जाएगी। तो अब इसके लिए साइन 0 अंश का मान निकालते हैं। तो अब इसके लिए ध्यान देखिए, साइन 0 अंश का मान बात करें तो क्या हो जाता है, लंब बटा में कण। तो लंब बटा में कण, तो लंब क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 0 होने वाला है। और कण कितने के बराबर है, कुछ भी हो। जिस तरह मान लेते हैं यहाँ पे कण हमने ले लिया AC है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज बात करते हैं cos 0 अंश का। तो cos 0 अंश का क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है आधार बटा में कौन होता है। तो आधार बटा में कौन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आधार और कण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी यहाँ पे आधार और कण दोनों आपस में बराबर है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आधार बटा में कण है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे AC चाहे यहाँ पे BC बटा में AC, और यहाँ पे हम जानते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि AC बराबर BC है। जब AC बराबर BC दोनों जब बराबर तो भाग करें तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे cos 0 अंश का मान हमें क्या मिल जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 मिल जाएगा। अगर बात करें tan के लिए, तो tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो tan 0 अंश का मान लंब बटा में आधार होता है। तो लंब 0 है तो आधार से भाग करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे cot 0 अंश की बात करेंगे। तो cot 0 अंश की बात करेंगे तो यहाँ पे आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब। आधार यहाँ पे BC है और लंब 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, चाहे अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित। और इसी तरह सबके लिए बात करते हैं। cot का हो गया तो sec का हो जाएगा, तो sec 0 अंश का मान हो जाएगा। जो cos है, cos के लिए क्या था, आधार बटा कण था, तो sec के लिए हो जाएगा कण बटा आधार। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और sec 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह cosec की बात करते हैं, तो cosec 0 अंश की बात करते हैं, cosec 0 अंश। तो cosec 0 अंश के लिए क्या हो जाएगा, कण बटा में लंब। तो यहाँ पर लंब 0 है और कण बटे में लंब हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि कण में लंब से भाग के जाने 0 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगी। यानी इस आधार पे, यानी इस थिंग के बेस पे हम cos 0 अंश, sin 0 अंश, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 अंश का हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते हैं 90 डिग्री के लिए। तो अब 90 डिग्री को देखने के लिए तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली चीज़ ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ इधर जाना चाहिए। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा इस पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यानी ये बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होने के लिए जब
ये एंगल कब बड़ा होता जाएगा, जब इसके पास जाएंगे, यानी इसके पास जैसे पहुंचते रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज, इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये उतनी ही लंबाई रखते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे थे, अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे लेकर, देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये एंगल इस एंगल से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, और फिर इसी लंबाई का है, और फिर इसको हमने क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ाए, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल और बड़ा हो जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो लाइन है इस पे आ जाएगा सीधा सीधा, यानी जो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, यानी ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पे जो ए बी सी इसी बिंदु पर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इस कोण के लिए जो 90 डिग्री बन रहा है, उस कोण के लिए बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर ही हो जाएंगे, बी और सी एक ही जगह पे हो जाएंगे। और इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण था, ये वाला जो हिस्सा जो कोण था, ये किसके ऊपर चला गया, लंब के ऊपर चला गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इसके लिए कोण और लंब बराबर हो जाएंगे। वहाँ पे क्या था, कोण और आधार बराबर हो जा रहा था, यहाँ पे लंब और आधार, लंब और कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। यानी यहाँ पे इस कोण की लेकर बात करते हैं तो, और यहाँ पे आधार की बात करें तो आधार कितना हो जाएगा, आधार तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से जो आधार है, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे आकर आधार की वैल्यू कुछ नहीं, यानी यहाँ पे आधार 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं साइन 90 डिग्री के लिए, अगर निकालते हैं साइन 90 डिग्री के लिए, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते चलते ये 90 डिग्री बराबर हो जाएगा और इसके ऊपर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री के लिए लंब बटा में कोण होता है, तो लंब और कोण दोनों आपस में बराबर है, लंब और कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन लंब और कोण को भाग करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉस 90 अंश की बात करेंगे तो कॉस 90 अंश के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में कोण, और आधार यहाँ पे 0 है, और 0 में कोण से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब यहाँ पे कुछ होगा क्योंकि लंब है कुछ, लेकिन आधार 0 है, और किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो इन्फाइनाइट होता है, नहीं अपरिभाषित होता है। और यहाँ पे अगर बात करें कॉट के लिए, कॉट 90 डिग्री के लिए बात करें तो कॉट 90 डिग्री के लिए बात करें तो होता है आधार बटा में लंब होता है, और आधार 0 है, और लंब से भाग करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सेक की बात करें, सेक 90 डिग्री की बात करें तो सेक 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, उसके लिए कोण बटा में आधार हो जाता है। तो यहाँ पे कोण है और आधार 0 है, जब कोण में 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा। और कोसेक की बात करें, कोसेक 90 डिग्री के लिए, तो कोसेक 90 डिग्री के लिए हो जाएगा कोण बटा में लंब, और ये दोनों बराबर हैं, जब इसको भाग करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस आधार पर जो अभी हमने बताया पूरा, यानी ये याद करने के लिए था, और ये कैसे आता है इसका पूरा ब्यौरा हमने दिया है। और इसको अगर ध्यान रखेंगे तो कभी इसको यानी एंगल निकालने की वैल्यू को यानी कभी आप भूल नहीं सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें हैं, ये तो हमने किस में पढ़ा है, केवल 0 से 90 तक पढ़ा है, 0 से 90 तक पढ़ा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा, चतुर्थांश बात करते हैं तो 4 होते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 होते हैं, जिसमें हम सभी बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन माइनस होता है, कौन प्लस होता है, साइन किस में प्लस होता है, टेन किस में प्लस होता है, कॉस किस में प्लस होता है, ठीक है, किसमें सभी प्लस होते हैं, सभी के बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे क्यों साइन सेकेंड में प्लस होता है तो क्यों होता है, टेन थर्ड वाले में प्लस होता है तो क्यों होता है, और कॉस फोर्थ में प्लस होता है तो क्यों होता है। इसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद धन्यवाद।